मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, एमए साइकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी के टॉपिक मेथड्स ऑफ मेमोरी रिहेबिलिटेशन पर इसके पहले के वीडियो लेक्चर में चर्चा हुई थी। इसके हाफ पोर्शन को उस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया था, जिसमें मेमोरी डिसऑर्डर्स, डिफिनीशन, टाइप्स और मेमोरी इंपेयरमेंट्स को असेस करने के मेथड्स, मेमोरी रिहेबिलिटेशन के जनरल अप्रोचेस और उससे जुड़ी स्ट्रेटजीज का उल्लेख किया गया था। आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं मेमोरी रिहेबिलिटेशन की उन स्ट्रेटजीज का डिटेल में उल्लेख करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग मेमोरी इंपेयरमेंट्स को डिस्कस करने के क्रम में मैं पहली स्ट्रेटजीज एक्सरसाइज एंड ड्रिल्स के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पुरानी अवधारणाओं में एक अवधारणा या नोशन, एक विचार यह है कि रिलेटेड मटेरियल, वो मटेरियल जिसको व्यक्ति याद करना चाहता है, उसकी रिपीटेड प्रैक्टिस से मेमोरी फैसिलिटेट करती है। मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जनरल मेमोरी एंड मेमोरी फॉर स्पेसिफिक मटेरियल्स। अगर दोनों मेमोरी को हम कंपेयर करें तो जनरल मेमोरी व्यक्ति को दैहिक रूप से प्राप्त होती है, माने फिजियोलॉजिकल गिवन होती है, जबकि मेमोरी फॉर स्पेसिफिक मटेरियल्स को रिपीटेड प्रैक्टिस से चेंज किया जा सकता है। मेमोरी प्रैक्टिस ड्रिल्स का एजम्पशन है मेमोरी मेंटल मसल की तरह रिस्पॉन्ड करती है और पार्टिकुलर ट्रेनिंग टास्क पर मेमोरी में इंप्रूवमेंट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पार्टी गेम्स जैसे किम्स गेम या लेबोरेटरी टास्क लिस्ट लर्निंग को उद्धृत किया जा सकता है। लेकिन एक्सरसाइज एंड ड्रिल्स मेथड से मेमोरी इंप्रूव होती है, इस बात के बहुत ही कम एविडेंस है। दूसरी स्ट्रेटजी जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वो है निमोनिक स्ट्रेटजीज, स्मृति सहायक युक्तियां। नेमोनिक्स के सिलेक्शन और यूज के जनरल प्रिंसिपल्स हैं। यूज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट इमेज, एग्जैजरेट द साइज ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमेज, यूज ह्यूमर, सिंबल्स कैन बी यूज्ड, locate similar mnemonics in different places with backgrounds of those places। ये चार प्रिंसिपल्स हैं। अब मैं निमोनिक स्ट्रेटजीज से कुछ टेक्निक्स को लेकर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। चंकिंग एक मेथड है, एक टेक्निक है। चंकिंग को समझने से पहले चंक को समझ लिया जाए। चंक इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अर्थपूर्ण इकाई है जो स्मॉल या रिलेटिवली लार्ज हो सकती है, और इसके पीछे मूल अभिधारणा है कि ग्रुप मटेरियल को अगर चंक में बांटकर, सेगमेंट में बांटकर याद किया जाए तो याद करने में आसानी होती है। कहने का मतलब
कि लंबी सूचनाओं को कम करके, छोटा करके, खंड में बांट के हम आसानी से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक टेलीफोन का नंबर लें 2539680606, तो 2,53,96,80,606 न पढ़कर इसको हम चंक में बांटकर याद कर लेंगे। इस नंबर में 10 डिजिट्स है, इसको 3 चंक बना के 253 का एक चंक, 2968 का एक चंक और 0606 का एक चंक, ये 3 चंक अलग अलग बना करके हम एक साथ इसको याद कर सकते हैं आसानी से। अगली टेक्निक है विजुअल इमेजरी। ये एक ऐसा मेथड है जिस पर अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। इस अप्रोच का बेसिक प्रेमाइस से आधार वाक्य है कि डिस्टिंक्टिव विजुअल इमेजेज का फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को और अधिक मेमोरेबल बनाता है। इस टेक्निक के अंतर्गत कई तरह के अप्रोचेस यूज किए गए हैं, जैसे पेगवर्ड टेक्निक एंड इमेजरी रिहर्सल टेक्निक। अब मैं इन दोनों टेक्निक का जिक्र करने जा रहा हूं। पहली टेक्निक पेगवर्ड टेक्निक को मैं ले रहा हूं। तो इस मेथड में वर्बल स्टिमुलाई के पिक्टोरियल इमेजेज को किसी नंबर या किसी विजुअलाइज लोकेशन के साथ एसोसिएट करते हुए व्यक्ति याद कर लेता है। जैसे उदाहरण मैं दूं, 1 is 1, 2 is a shoe, 3 is a tree, etc. तो इस एग्जाम्पल में नंबर के साथ वर्ड्स को कनेक्ट करना शामिल होता है। बाद में आइटम्स को रिट्रीव करने के लिए सब्जेक्ट्स पेग वर्ड्स जैसे 1 है, शूज है, ट्री है आदि आदि को सिंपली ऑर्डर्ड वे में पढ़ता है और जिन आइटम के साथ इमेज बनाई गई थी उन आइटम्स को रिट्रीव करता है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि राइमिंग पेग मेथड एक वेल नोन सिस्टम है जिसके द्वारा 1 to 10 तक के नंबर्स को राइम्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इस मेथड का उपयोग यह है कि ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर लीजन्स वाले पेशेंट्स में इफेक्टिव पाई गई है। और इमेजरी रिहर्सल टेक्निक को डिस्कस करने जा रहा हूं। कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि इमेजरी से मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। इस टेक्निक में लोगों के नाम जिन्हें याद करने में कठिनाई होती है उसे लिख लिया जाता है। क्लाइंट को उन नामों को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। फिर एक फिक्स्ड इंटरवल पर, जैसे दिन में 3 बार, उन नामों से जुड़े फेसेस को विजुअलाइज करने की सलाह दी जाती है। और सेवरल स्टडीज से ये जाहिर हो चुका है कि विजुअल इमेजरी से मेमोरी रिट्रीवल इंप्रूव हो सकता है। इमेजरी निमोनिक टेक्निक्स माइल्ड टू मॉडरेट मेमोरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स या स्पेसिफिक वर्बल मेमोरी डेफिसिट वाले पेशेंट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन ये सीवियर मेमोरी इंपेयरमेंट्स वाले व्यक्तियों के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। अब मैं अगले मेथड ऑफ वैनिशिंग क्यूज का जिक्र करूंगा। वैनिशिंग क्यूज टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें क्लाइंट को क्यूज यानी स्टेम वर्ड दिए जाते हैं और जैसे क्लाइंट सीखता जाता है वैसे वैसे क्यूज को सिस्टमेटिकली विड्रा करते जाते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन वैज्ञानिक है, उनके नाम को उनकी तस्वीर के साथ जोड़कर लर्न करने का कोई व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन में पिक्चर के साथ पूरे नाम के लेटर्स NEWTON के साथ पिक्चर को एसोसिएट करेंगे, उसको पेयर करेंगे और पहली प्रस्तुति में पूरा न्यूटन लिखेंगे जिसमें 6 लेटर होंगे। अगले के प्रयासों में एक एक लेटर कम करते हुए हिंट्स के तौर पर रखते जाते हैं और तस्वीर को दिखाते जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब आखिरी ट्रायल में हिंट्स गायब हो जाता है
यन लास्ट लेटर होता है, उसके बाद के ट्रायल में उसे कुछ नहीं दिखाया जाता, सिर्फ तस्वीर दिखाई जाती है, और तस्वीर देखने के बाद वो खुद बोल उठता है, याद हो जाता है कि ये न्यूटन है। तो पिक्चर को देखकर वो याद करेगा कि ये न्यूटन की तस्वीर है। और इसके बाद एक टेक्निक है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो टेक्निक है PQRST मेथड। PQRST मेथड, ये मेथड वर्बल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेंटिक एलेबोरेशन के अंतर्गत आता है। ये वर्बल ऑर्गेनाइजेशन और सिमेंटिक एलेबोरेशन की टेक्निक मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए विजुअल मीन्स के बजाय वर्बल मीन्स पर भरोसा करती है, और ये राइट हेमिस्फीयर डैमेज पेशेंट्स के लिए विशेष रूप से यूजफुल है। तो इसके अंतर्गत हमने अभी एक मेथड का जिक्र कर लेंगे, तब हम पेगवर्ड टेक्निक का जिक्र करेंगे। पहले हम PQRST मेथड की चर्चा करेंगे। इस मेथड का मेन पर्पस मटेरियल्स को किसी व्यक्ति के द्वारा स्टडी करने और रिमेंबर करने की एबिलिटी को बढ़ाना है। इस मेथड में जो अल्फाबेट्स यूज हैं PQRST, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीडिंग, सेल्फ रिसाइटेशन एंड टेस्ट का पहला अल्फाबेट लेकर के इस मेथड को PQRST के नाम से जाना गया है। PQRST मेथड मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली 3 नियमों का सहारा लेता है। मटेरियल्स को पहले ऑर्गेनाइज करना, उसका एलेबोरेशन करना, माने उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और उसकी पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल का अभ्यास करना। ये PQRST मेथड के अंतर्गत जो सिद्धांत का अनुसरण करना है वो आपके सामने थे, और उन 5 स्टेजेज का जिनका अभी मैंने जिक्र किया कि उन्हीं स्टेजेज के पहले अल्फाबेट को लेकर के अल्फाबेट्स को लेकर के PQRST मेथड बना। तो पहले हम प्रीव्यू को समझते हैं कि जिस मटेरियल को हमें सीखना है उस मटेरियल का प्रीव्यू करता है व्यक्ति, मेन हेडिंग्स और फिगर्स को ध्यान से देखता है, और अंत में उसके सारांश को पढ़कर इस मटेरियल्स के बारे में अनुमान लगाता है। और दिए गए जो मटेरियल्स हैं जो याद करने के लिए दिया गया है टेक्स्ट, उसके अंदर की हेडिंग और सब हेडिंग्स को देख करके वो कुछ क्वेश्चंस में उसको तब्दील कर देता है, यानी क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करता है। और इसके बाद रीड की स्टेज आती है। इसमें सेक्शंस के मटेरियल को पढ़ना शुरू कर देता है और इसके पहले की स्टेज में बनाए गए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करता है। और चौथा है सेल्फ रिसाइटेशन। इस स्टेज में व्यक्ति मटेरियल्स को उसके कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज जो उसके अंदर हैं उसको मन ही मन दोहराना शुरू कर देता है, और मन ही मन सुनाता है उसको, और व्यक्ति को अपने नॉलेज के ब्लैंक्स को इस प्रक्रिया में जानने का मौका मिलता है। और इस तरह से व्यक्ति आगे चलकर फिर टेक्स्ट या मटेरियल्स को पढ़कर समाप्त कर टेस्ट और रिव्यू करता है, और इसके बाद मूल तथ्यों का रिकॉल करता है, और रिकॉल टेस्ट के द्वारा वह टेक्स्ट के तथ्यों से मिलान करता है, और इस तरह से याद करने की प्रक्रिया वो पूरी करता है। अभी मैंने जो वर्बल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेंटिक
एलेबोरेशन की टेक्निक PQRST के बारे में विवरण दे रहा था, उसकी दूसरी टेक्निक सिमेंटिक एलेबोरेशन टेक्निक है। जब किसी टेक्स्ट, सब्जेक्ट या स्टोरी कंटेनिंग वर्ड्स की विस्तृत व्याख्या की जाती है तो व्यक्ति उसे ठीक ढंग से याद करता है, क्योंकि उसमें आइटम्स के बीच बहुत सारे कनेक्शन स्थापित किया जाना संभव हो पाता है, और आइटम्स के बीच बहुत सारे कनेक्शन होने से ब्रेन में उनकी इनकोडिंग ठीक ढंग से होती है। तो इसका नतीजा होता है कि व्यक्ति चीजों को अधिक समय तक याद रख पाता है। इस बात के एविडेंस थोड़े कम हैं कि जो स्टोरी चेन है उसमें जो छिपे हुए शब्द हैं, एम्बेडेड वर्ड्स हैं, जिनका सामना व्यक्ति को होता है, तथा सिमेंटिक इनकोडिंग की विस्तृत व्याख्या या एलेबोरेशन से रिट्रीवल में सुधार होता है। इस मेथड की खास बात यही है। और उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स में, मेमोरी रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स में रिहर्सल टेक्निक का भी जिक्र हुआ है। रिहर्सल टेक्निक्स जब नेमोनिक स्ट्रेटजीज का हम यूज करते हैं तो उसके लिए अत्यधिक कॉग्निटिव एफर्ट की जरूरत पड़ती है। ये कई ब्रेन डैमेज पेशेंट्स के कैपेबिलिटी से बाहर की चीज होती है, उसकी सामर्थ्य से बाहर की होती है कि वो कॉग्निटिव एफर्ट इतना कर पाए। तो इसीलिए रिहर्सल टेक्निक के यूज का सजेशन दिया गया है। इस टेक्निक में व्यक्ति के नेम, ऑक्यूपेशन आदि के इनिशियल वन कैरेक्टर के साथ फेस पिक्चर को पेयर्ड किया जाता है, और इसके बाद वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग डिले तक फेस के देखने के बाद सब्जेक्ट को सेलेक्टेड कैरेक्टर के रिकॉल के लिए कहा जाता है। तो रिहर्सल टेक्निक्स इफेक्टिव पाई गई हैं, यहां तक कि सीवियरली इंपेयर्ड पेशेंट्स के लिए भी ये प्रभावकारी साबित हुई है। अब मैं एक्सटर्नल एड की बात करूंगा। जो कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज में शुमार होती है। एक्सटर्नल एड refers to all physical devices that help memory, जैसे लिस्ट है, मेमोज है, डायरीज है, अलार्म है, क्लॉक्स हैं आदि का यूज मेमोरी को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में सहायक होता है। तो मेमोरी डिसफंक्शन के चलते पैदा होने वाली कुछ प्रॉब्लम से बचने में एक्सटर्नल एड मददगार होते हैं। तो इन्वायरमेंटल रीस्ट्रक्चरिंग इसके लिए बहुत उपयोगी है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कुछ टिप्स हैं जिसे फॉलो करने से मेमोरी में सुधार होता है या कंपनसेशन डिवाइस के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अलमीरा हो, ड्रावर्स हो, कैबिनेट्स हो, ड्रेसर्स हो, उसके खानों पर आप लेबल्स लगाएं। अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए सिंपल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, और इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके नाम का टैग लगाएं। लोकेशन या डायरेक्शंस को लोकेट करने के लिए फर्श पर संकेत चिन्ह बनाना। ये जो हमने बताया आपको एक सिंपल प्रोसीजर है जो अपने मेमोरी फंक्शंस पर रोगी की निर्भरता को कम करता है। बाद में एक्सटर्नल एड पेशेंट्स की एबिलिटी को तथा दैनिक जीवन के फंक्शंस को बढ़ाता है, साथ ही साथ डेली लाइफ में होने वाले फ्रस्ट्रेशन को भी कुछ हद तक कम करता है। तो नोटबुक्स, लिस्ट और डायरीज
भविष्य में किए जाने वाले जो काम है, फ्यूचर एक्शन है, उसको रिमाइंड कराने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और इनका निर्माण, इसको अपडेट करने का काम और परामर्श नियमित रूप से किया जाना चाहिए इस संबंध में। हालांकि इन सोर्सेज के मीनिंगफुल यूज के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मेमोरी को प्रॉम्प्ट करने के लिए डिजिटल वॉइस रिमाइंडर का व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग करें। ये लोकल ऑफिस सप्लाई स्टोर्स वगैरह से इसको खरीदा जा सकता है। यूज ए डेली प्लानर, यूज ए पाम टॉप कंप्यूटर, यूज मेमोरी नोटबुक। और इंसान को रिमाइंड करने के लिए अलार्म क्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। इसका यूज इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे सही समय पर दवा लेना, बच्चों को पिकअप करना आदि आदि। पेजर सिस्टम को भी इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। तो ये मेथड्स एक तरह से कंपनसेशन फॉर लास्ट फंक्शंस में ये टेक्निक्स या टिप्स, एक्सटर्नल एड्स मददगार होते हैं। एक बात इस संदर्भ में और जिक्र करना है कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज अप्रोच में डिसेबल्ड इंडिविजुअल के हर दिन की फंक्शनिंग के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अर्जित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्जित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये अप्रोच इस तथ्य पर आधारित होता है कि एमनेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको नए तथ्यों और नई सूचनाओं को सीखने में कठिनाई होती है, लेकिन वे अपने इन्वायरमेंट से संबंधित सूचनाओं को एक्वायर कर सकते हैं। तो ऐसी लर्निंग के आसान बनाने में उपरोक्त में से किसी टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ मल्टी मॉडल अप्रोचेस का भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट अप्रोचेस का एक कॉम्बिनेशन मेमोरी डिसफंक्शन से पार पाने में मददगार हो सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ अटेंशन ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ मेमोरी नोटबुक्स। इन तीनों को कंबाइन करने से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब जहां तक इन टेक्निक्स के जनरलाइजेशन की बात है, आमतौर पर डिफरेंट अप्रोचेस के यूज के साथ जनरलाइजेशन पुअर होता है। हालांकि व्यक्ति की डेली लाइफ में जब समस्याएं रियल होती हैं और गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट टारगेटेड होते हैं, तब जनरलाइजेशन मैक्सिमम पाया जाता है। और एक बात और है कि रिट्रेनिंग या कंपनसेशन ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग को कंबाइन करने के लिए मेमोरी डिसफंक्शन से पार पाने का उपाय या रेमेडी इंडिविजुअली टेलर्ड हो और मल्टी मॉडल अप्रोचेस को अंगीकार करता हो। ये बातें हैं डिफरेंट टेक्निक्स की हमने आपके सामने चर्चा की, जिसमें तमाम इसके रिहैबिलिटेशन की, मेमोरी रिहैबिलिटेशन की स्ट्रेटजीज पर चर्चा की गई, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेजिडुअल फंक्शंस एंड कंपनसेशन फॉर लास्ट फंक्शंस से रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स का हमने उल्लेख किया। और हमें उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाएंगे और आपने धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम आपके रूबरू होंगे। आपका शुक्रिया।